So in this video, we discuss about our next topic, that is PN junction. Now in the last class, we discussed about P-type and N-type semiconductors. In P-type, we have these fixed negative charges. Basically, these are acceptor atoms, and holes are in majority carriers, and electrons are in minority carriers. And in N-type semiconductor, we have these fixed positive charges. These are basically donor atoms, and in this we have electrons in majority carrier and holes as minority carriers. अब ये पीएन जंक्शन क्या होता है देखो भी, तो इट इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर whose one side is p type and other side is n type. तो मान लो जैसे ये कोई पीस है सेमीकंडक्टर का, इसकी अगर एक साइड हम p टाइप कर दें और एक साइड n टाइप कर दें, then this structure is known as PN junction. And these are the basic building blocks of many semiconductor devices. So this is PN junction. अब क्वेश्चन है अभी, हाउ PN junction is formed. तो PN junction को हम बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए एक सिंगल पीस लो, मान लो P टाइप सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन का सपोज, तो टेक अ P टाइप सिलिकॉन वेफर और इसकी फिर एक साइड को ज़्यादा डोपिंग करके, इसकी एक साइड को ज़्यादा डोपिंग करके उसको एन टाइप में कन्वर्ट कर दो, यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से इसको ज़्यादा डोपिंग करके इसको एन टाइप में कन्वर्ट कर दो, तो दिस बिकम्स अ पीएन जंक्शन। क्योंकि जब ये पहले पी टाइप था तो हमने इसको ट्राइवेलेंट से डोपिंग कर रखी होगी इसको फिर एन में कन्वर्ट करने के लिए इसकी पहले से ज़्यादा डोपिंग कर दो विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, सो दिस बिकम्स अ पीएन जंक्शन। अब क्वेश्चन ये भी, क्या हम जैसे एक स्लैब पी टाइप की ले लें और एक सेपरेट स्लैब एन टाइप की ले लें और उन दोनों को जस्ट फिजिकली ज्वाइन कर दें, तो क्या उससे भी पीएन जंक्शन बन जाएगा। तो टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप एंड अदर स्लैब ऑफ एन टाइप और इनको जस्ट ऐसे फिजिकली ज्वाइन कर दें, तो क्या इससे भी पीएन जंक्शन बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा नो, तो ऐसे पीएन जंक्शन नहीं बनेगा। उसका रीजन ये है, देखो कोई भी सरफेस कितना ही स्मूथ क्यों ना हो, बट एटॉमिक लेवल पे वो काफ़ी रफ होता है। तो जैसे हमने कि ये पी टाइप लिया, तो इसका जो सरफेस है ये काफ़ी रफ होएगा एटॉमिक लेवल पे, और हमने ऐसे ही कि एन टाइप लिया, तो इसका सरफेस भी काफ़ी रफ होएगा। और अगर हम दोनों को ऐसे ही मिलाते हैं तो फिर यहाँ जो कॉन्टैक्ट होगा, तो यहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट्स होंगे, यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट नहीं होगा, जैसे ये कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट है ये, तो देयर विल नॉट बी अ कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट, तो देयर विल बी ओनली पॉइंट्स कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे केवल पॉइंट्स कॉन्टैक्ट होंगे। लाइक दिस, तो बीच बीच में स्पेस खाली रह जाएगा और फिर जो फ्लो है चार्ज कैरियर्स का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा।
तो इस तरह से, तो अगर हमने पी एन जंक्शन बनाना है तो वो एक ही पीस पे बनाएंगे, कि जो एक ही पीस है उसकी एक साइड पी टाइप और एक साइड एन टाइप। तो दो अलग अलग पीसेस को लेके जस्ट उनको फिजिकली ज्वाइन करें तो फिर उससे पी एन जंक्शन नहीं बनेगा। So this is PN junction given in NCERT on page number 478। तो यहाँ लिखा हुआ है, कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप एंड फिजिकली ज्वाइन इट टू अनदर एन टाइप। तो इसका आंसर होगा नो। एनी स्लैब हाउएवर फ्लैट will have roughness much larger than the interatomic crystal spacing, and hence continuous contact at atomic level will not be possible. So the junction behaves like a discontinuity for the flowing charge carriers। ठीक है भी। तो फिर हमें जो पीएन जंक्शन है वो एक ही सिंगल स्लैब के ऊपर ही दोनों बनाने होंगे। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ एज सून एज पीएन जंक्शन इज प्रिपेयर्ड, तो इसके अंदर दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो टू प्रोसेसेस स्टार्ट इन इट, और वो प्रोसेस हैं डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। तो देखो, इसको समझने के लिए मान लो ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो पी साइड में ये नेगेटिव चार्जेज हैं जो फिक्स्ड हैं, और इसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी कैरियर्स। और जो एन साइड है इसमें पॉजिटिव चार्जेज हैं जो फिक्स हैं ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। तो जैसे ये पी एन जंक्शन बनकर तैयार होगा तो इसमें दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। तो पहले हम देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है अभी। तो डिफ्यूजन होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। जैसे जो पी साइड है भी, यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो एन साइड में होल्स की कंसंट्रेशन पी साइड के कंपैरिजन में कम है। तो फिर इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो होल्स हैं वो एन साइड की तरफ डिफ्यूज करेंगे। और सिमिलरली एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम है। तो अगेन ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन डिफरेंस electrons will diffuse from N to P side. So due to concentration difference, holes diffuse from P to N side, and electrons diffuse from N to P side। तो इलेक्ट्रॉन्स N से P की तरफ डिफ्यूज करेंगे, एंड होल्स P to N साइड। तो फिर इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा फ्रॉम P to N साइड। हम देखो होल्स पे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग फ्रॉम P to N साइड, तो उसकी वजह से करंट इस तरफ फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम एन टू पी साइड, तो उसकी वजह से भी करंट इसी तरफ फ्लो करेगा। सो ड्यू टू दिस अ करंट विल फ्लो फ्रॉम पी टू एन साइड। सो ड्यू टू दिस अ करंट flows from P to N side।
इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। सो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, और ये करंट केवल कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से है। So this current is known as diffusion current. So this process is known as diffusion. अब देखो, जब होल्स पी से एन की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जाएंगे, तो फिर ये आपस में कंबाइन कर सकते हैं। Now holes and electrons will combine near the junction. Now holes and electrons will combine near the junction. और जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो उससे फिर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे। तो electrons and holes will disappear from the region near junction. तो यहाँ से फिर जो जितने भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं जंक्शन के आसपास, कुछ टाइम के बाद वो सारे कंबाइन होके आपस में ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एंड होल यहाँ पे नहीं बचेगा। एंड विद इन सम टाइम, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू कैन से, तो विद इन सम टाइम no electron and hole will be left near the junction. No electron and hole will be left near the junction. यहाँ पे अगर बचेंगे तो ये जो फिक्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो दीज आर बेसिकली एक्सेप्टर एटम्स एंड दीज आर डोनर एटम्स। तो ये बचेंगे क्योंकि ये तो फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। तो जंक्शन के दोनों तरफ एक रीजन क्रिएट हो जाएगा जिसमें केवल ये फिक्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे, और यहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर यानी कोई इलेक्ट्रॉन या होल यहाँ पे नहीं बचेगा। So this space charge on either side of junction is known as depletion region. So this space charge on either side of junction is known as depletion region. और डिप्लीशन लेयर, इसको हम डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं। तो ये जो रीजन है अभी, so this region is known as depletion region और depletion layer। तो यहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर यानी कोई होल या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं बचेगा। और जो डिप्लीशन लेयर है इसकी थिकनेस होती है, इसको डिप्लीशन लेयर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज डिप्लीटेड ऑफ, तो डिप्लीशन का मतलब होता है उसके बिना,
तो इट इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स यानी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एंड थिकनेस ऑफ दिस डिप्लीशन लेयर इज अराउंड 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। तो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर that varies from 0.1 micrometer to 1 micrometer, and thickness depends upon the level of doping of p side and n side. Thickness of depletion layer depends upon level of doping. मतलब जो पी साइड और एन साइड की जो डोपिंग है तो उसका डोपिंग का लेवल कितना है उस पर डिपेंड करेगी। अगर डोपिंग ज़्यादा है तो थिकनेस कम होगी। इफ डोपिंग इज मोर then thickness will be less। तो इसका क्या कारण है भी? तो डोपिंग ज़्यादा होने से थिकनेस कम क्यों होगी? क्योंकि डोपिंग अगर ज़्यादा होगी तो फिर उसमें जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो बड़ी जल्दी आपस में कंबाइन कर जाएंगे। उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा कंबाइन करने के लिए, और वो जंक्शन के नज़दीक ही कंबाइन कर जाएंगे। इस करके फिर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो कंबाइन करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर विल बी लेस। ठीक है जी। Because holes and electrons will combine before traveling much distance। तो फिर इस करके जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस कम होगी। ठीक है भी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखो भी, अब क्योंकि होल्स पी से एन की तरफ गए हैं यानी पॉजिटिव चार्ज पी से एन की तरफ गया है, और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ गए हैं तो नेगेटिव चार्ज एन से पी की तरफ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे पी और एन टाइप पहले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, बट सम पॉजिटिव चार्ज नाउ ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू एन साइड, तो उसकी वजह से एन साइड का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स गए हैं एन से पी की तरफ, तो उसकी वजह से भी जो एन साइड है उसका पोटेंशियल पी से ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो एन साइड है उस पर अब नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया, और जो पी साइड है उस पर नेट चार्ज नेगेटिव आ गया। तो इसकी वजह से नाउ एन साइड का पोटेंशियल पी साइड से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड बिटवीन पी साइड एंड एन साइड, और एन साइड का पोटेंशियल पी साइड से ज़्यादा होगा। सो लेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज वी नॉट, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एन साइड का ज़्यादा होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी,
तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी नॉट, यानी एन साइड का पोटेंशियल पी साइड से सपोज वी नॉट ज़्यादा हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एन साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है पी साइड से, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जो डिप्लीशन लेयर है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, तो इसको बोलते हैं जंक्शन फील्ड। सो ड्यू टू this diffusion process, potential of n side becomes greater than p side, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो v नॉट है। let this potential difference is v naught, and this will create an electric field from n to p side. So this electric field is known as junction field. So this is known as junction field. तो जो v नॉट की वैल्यू होती है अभी, value of v naught is around 0.6 volt, and this value of v naught is around 0.6 volt. और जो थिकनेस है डिप्लीशन लेयर की, वो सपोज दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। तो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डी, तो इसको अगर हम सपोज 0.1 माइक्रोमीटर ले लेते हैं, तो लेट डी इज 0.1 माइक्रोमीटर। तो फिर जो जंक्शन फील्ड यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी वी नॉट अपॉन डी। ये फार्मूला होता है भी, यानी 0.6 अपॉन डी। तो माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 की पावर -6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज क्वाइट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो जंक्शन है भी, तो जंक्शन पे एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो जंक्शन फील्ड है, तो दिस जंक्शन फील्ड will oppose the diffusion process. Now this junction field या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये will oppose
डिफ्यूजन प्रोसेस। तो देखो कैसे भी, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है फ्रॉम एन टू पी साइड। नाउ सपोज अगर कोई होल अगर पी से एन की तरफ जाना चाहेगा, अब होल पे हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो जैसे ये होल यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, तो जैसे ही मान लो ये होल इस रीजन में पहुंचेगा, तो क्योंकि होल पे हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे इस तरफ एक फोर्स आएगा, और ये फोर्स इसको वापस पी साइड पे ले जाने की कोशिश करेगा। तो इस करके फिर होल को पी से एन साइड तक जाने में दिक्कत होगी, ठीक है भी। तो बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल अपोज द फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम पी टू एन साइड, क्योंकि ये होल्स पे फोर्स लगाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। और ऐसे ही मान लो कोई इलेक्ट्रॉन अगर एन से पी की तरफ जाना चाहेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगाएगा और इसको एन से पी की तरफ जाने से रोकेगा। सो दिस जंक्शन फील्ड विल अपोज the diffusion of holes from p to n side and diffusion of electrons from n to p side, तो जिससे फिर जो डिफ्यूजन करंट है वो कम हो जाएगा। तो क्योंकि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिफ्यूजन को अपोज कर रहा है, तो फिर जो वी नॉट है इसको हम बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं अभी। तो वी नॉट इज आल्सो नोन एज बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर का मतलब होता है रुकावट, जैसे किसी के चीज़ के फ्लो में रुकावट। सो वी नॉट इज आल्सो नोन एज बैरियर पोटेंशियल। तो फिर सो दिस जंक्शन फील्ड अपोजेस डिफ्यूजन प्रोसेस। तो फिर केवल वही होल्स या इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर पाएंगे जिनकी एनर्जी ईवी नॉट से ज़्यादा होगी। जैसा आपको पता है भी, अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस वी को क्रॉस करना है, तो जो चार्ज है मतलब किसी चार्ज क्यू को अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस वी को क्रॉस करना है, तो उसके पास एनर्जी कम से कम क्यू वी या उससे ज़्यादा की एनर्जी होनी चाहिए। तो फिर जो होल्स या इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी कम होगी, तो वो तो इस रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो थोड़े एनर्जेटिक होल्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी ईवी नॉट से ज़्यादा होगी, तो वो ही इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर पाएंगे। तो ओनली दोस होल्स और इलेक्ट्रॉन्स having energy equal to or greater than EV naught will be able to cross the junction। तो फिर जो ये एनर्जेटिक होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी वजह से थोड़ा बहुत डिफ्यूजन करंट चलता रहेगा। सो ड्यू टू these some diffusion current will continue to flow।
तो ठीक है भी। तो देखो शुरू में जब हमने जंक्शन प्रिपेयर किया था, तो जब ये डिप्लीशन लेयर नहीं थी, तब तो डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर बनती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होता जाएगा और फिर डिफ्यूजन प्रोसेस भी कम होती जाएगी, और फाइनली डिफ्यूजन करंट पहले से काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान, और ये बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का। तो जो बॉर्डर होगा भी, वहाँ पे ये सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं, जो ये फिक्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनको हम सिक्योरिटी फोर्सेज मान लें। तो भाई बॉर्डर के आसपास कोई नहीं फटकता, क्योंकि जैसे कोई आएगा तो उसको उड़ा देंगे भी ये सिक्योरिटी फोर्सेज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बेसिकली, जो इनको यहाँ से उड़ा देगी। तो बॉर्डर के आसपास जो है भी जो रीजन होता है वो ऑलमोस्ट खाली होता है, वहाँ पे कोई नहीं रहता। तो इसको हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। लेकिन फिर भी कुछ एनर्जेटिक लोग होते हैं अभी, जो फिर भी बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत जो इनफिल्ट्रेशन है वो चलता रहता है, डिफ्यूजन या इनफिल्ट्रेशन वो चलता रहता है। ठीक है। तो अभी हमारा हो गया डिफ्यूजन। इसके बाद सेकंड है भी ड्रिफ्ट। तो अब ड्रिफ्ट क्या होती है अभी देखो। तो ड्रिफ्ट होती है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। अब सेकंड प्रोसेस है ड्रिफ्ट। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर हैं पी साइड में, और यहाँ पे होल्स माइनॉरिटी कैरियर हैं। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कोई रैंडमली मूव करता हुआ अगर इस जंक्शन में आ जाता है, डिप्लीशन लेयर में आ जाता है, then this electric field will apply force on the electron in this direction। और अगर कोई होल मान लो यहाँ पे आ जाता है, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होल पे फोर्स लगाएगी इस तरफ। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनॉरिटी कैरियर्स को क्रॉस करवाने में हेल्प करेगी। लेकिन जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, जैसे यहाँ पे होल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, उनको अपोज करेगी, उनको क्रॉस करने में अपोज करेगी। लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और होल्स यहाँ पे, इनको ये हेल्प करेगी। तो अगर मान लो जो ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाते हैं या होल्स इधर जाते हैं, तो फिर इसकी वजह से करंट इस तरफ फ्लो करेगा, और ये होगा ड्रिफ्ट करंट। सो दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट। सो ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो जंक्शन फील्ड है, तो जंक्शन फील्ड अपोजेस द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स एंड सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। सो जंक्शन फील्ड अपोजेस, या जो डिप्लीशन लेयर है, opposes the flow of majority carriers and supports the flow of minority carriers। अच्छा, अभी ड्रिफ्ट एक वजह से और हो सकता है,
देखो वैसे तो हर जगह पे जो बॉन्ड्स है वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई बॉन्ड टूटा पी साइड में या एन साइड में, तो उससे एक होल बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन या होल बनेगा तो इनके फिर रिकम्बाइन करने के चांसेस भी हो सकते हैं। या फिर यहाँ पे कोई एक बॉन्ड टूटता है तो फिर जो इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे तो उनके रिकम्बाइन होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर मान लो जो डिप्लीशन लेयर है इसमें अगर कोई बॉन्ड टूटता है तो फिर उनको उस बॉन्ड को दोबारा बनने का मौका नहीं मिलेगा। मान लो जैसे ही यहाँ कोई बॉन्ड टूटेगा तो एक होल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। And now this junction field will immediately apply the force on hole in this direction and electron in this direction. और तुरंत ये जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं तो दे विल बी स्वेप्ट अवे। तो जो बॉन्ड है उसको दोबारा बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर इसकी वजह से भी एक करंट इस तरफ जाएगा फ्रॉम एन टू पी साइड। तो फिर जो नेट ओवरऑल करंट होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो डिफ्यूजन करंट को हम फॉरवर्ड करंट भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड करंट। और ड्रिफ्ट करंट को हम बैकवर्ड करंट भी बोल सकते हैं या रिवर्स करंट बोल सकते हैं, रिवर्स करंट। तो डिफ्यूजन की वजह से करंट होगा फ्रॉम पी टू एन साइड, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। और ड्रिफ्टिंग की वजह से करंट होगा फ्रॉम एन टू पी साइड, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। And in equilibrium there should be no net current in any direction, so I diffusion is equal to I drift. In equilibrium no net current flows in any direction, so I diffusion is equal to I drift. तो अभी इक्विलिब्रियम में दोनों करंट इक्वल हो जाते हैं एंड नेट करंट इन एनी डायरेक्शन बिकम्स जीरो। तो ये सब इसके अंदर चल रहा होगा, ये सारी प्रोसेस। तो मान लो कोई पीएन जंक्शन हमने बना के रख दिया तो उसमें ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट ये साइमल्टेनियसली चल रही होंगी और नेट करंट किसी भी डायरेक्शन में जीरो होगा। ठीक है भी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भी, जैसे हमने कहा था कि जो डिप्लीशन लेयर है इसकी थिकनेस से डिपेंड करती है डोपिंग पे। अगर डोपिंग लेवल ज़्यादा होगा तो थिकनेस कम होगी। इसके अलावा जो डिप्लीशन लेयर है इसकी थिकनेस को हम we can alter the thickness of this depletion layer by applying external voltage across PN junction. The barrier voltage or the thickness of depletion layer the barrier voltage or thickness of depletion layer can be altered and can be changed by applying external voltage. And this is known as biasing of PN junction. And this is known as biasing of PN junction.
अगर हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगा रखी है तो उसको बोलते हैं कि जंक्शन इज अनबाइस्ड। इफ नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, then junction is known as unbiased. Then junction is unbiased. लेकिन अगर हम कोई बाहर से वोल्टेज लगा देते हैं then junction becomes biased. And biasing of junction can be done in two ways. Biasing of junction can be done in two ways. तो जैसे मान लो ये पीएन जंक्शन है, ये इसका पी साइड और ये एन साइड। The P side is connected to the positive side of external battery and N side to the negative side of battery. तो मान लो V है एक्सटर्नल वोल्टेज। अगर हम P को कनेक्ट करें पॉजिटिव साइड से और N को नेगेटिव साइड से तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर उल्टा करें कि P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड एंड N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड तो फिर इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। So this is known as reverse biasing. So now let's discuss about these one by one. So first we discuss about forward biasing. तो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है देखो। तो मान लो भैया पीएन जंक्शन है, हमने पी साइड कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से और एन को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है भी वो ये है कि जो हमने जो वोल्टेज अप्लाई करी है तो मोस्ट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज विल फॉल अक्रॉस जंक्शन। मोस्ट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस जंक्शन। तो इसका रीजन क्या है अभी, इट इज बिकॉज resistance of junction is large in comparison to other parts of the junction. The junction of, you can say most of the applied voltage drops across depletion layer। जो डिप्लीशन लेयर है भी ये वाली, तो जो भी हमने ये वोल्टेज अप्लाई किया है ये इसका ज़्यादातर पार्ट डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस आएगा। तो दिस पार्ट वी कॉल एज डिप्लीशन लेयर और जो पूरा ये है इसको बोलेंगे हम पीएन जंक्शन। तो मोस्ट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस डिप्लीशन लेयर
It is because resistance of depletion layer is large in comparison to other parts of junction. मतलब जो ये वाला पार्ट है जंक्शन का या ये वाला पार्ट है, इसके मुकाबले डिप्लेशन लेयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और उसका रीजन ये है कि डिप्लेशन लेयर में कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, एंड इट्स बिकॉज no charge carrier exists in depletion layer. अब सेकंड पॉइंट है भी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है ये बैरियर वोल्टेज को अपोज करेगी, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज का पॉजिटिव साइन इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इसके अपोजिट है। सो अप्लाइड वोल्टेज अपोजेस बैरियर पोटेंशियल वी नॉट। तो अगर वी नॉट की वैल्यू फिर कम हो जाएगी तो फिर यहाँ पे जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल है तो वो हो जाएगा वी नॉट माइनस वी। तो फिर जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी नेट वैल्यू हो जाएगी वी नॉट माइनस वी, क्योंकि ये वी नॉट को अपोज करेगा, और फिर इसकी वजह से जो थिकनेस है डिप्लीशन लेयर की वो कम हो जाएगी। सो दिस डिक्रीजेस थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाएगी। तो देखो इसका रीजन ये है कि जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है इस तरफ, ये होल्स को रिपेल करेगा, इस तरफ ये होल्स को रिपेल करेगा। तो फिर होल्स जो है वो जंक्शन के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, और जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा इस तरफ से। तो इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो फिर होल्स मान लो यहाँ पे भी आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो फिर जो चार्ज फ्री रीजन जो जिसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे वी बढ़ता जाएगा तो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है। और जब थिकनेस कम होती जाएगी डिप्लीशन लेयर की तो जो जंक्शन फील्ड है वो भी कम होता जाएगा, वी नोट भी कम होता जाएगा, मतलब इफेक्टिव पोटेंशियल हो जाएगा वी नोट माइनस वी। और फिर जब वी की वैल्यू वी नोट के बराबर हो जाएगी तो व्हेन वी बिकम्स इक्वल टू वी नोट तो फिर बैरियर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और एंड डिप्लीशन लेयर विल डिसअपीयर। Then depletion layer disappears. और डिप्लेशन लेयर जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो डिफ्यूजन करंट है वो बढ़ जाएगा भी। देन डिफ्यूजन करंट विल इंक्रीज या फॉरवर्ड करंट विल इंक्रीज, क्योंकि डिप्लेशन लेयर ही अपोज कर रही थी डिफ्यूजन करंट को। सो दिस विल इंक्रीज डिफ्यूजन करंट।
So this increases diffusion current. देखो जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होती जाएगी, मतलब जैसे जैसे V बढ़ता जाएगा तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होती जाएगी, तो वैसे वैसे डिफ्यूजन करंट भी बढ़ता जाएगा। और जब V की वैल्यू V0 या उससे ज़्यादा हो जाएगी तो डिप्लीशन लेयर एकदम से ख़त्म हो जाएगी और फिर डिफ्यूजन करंट अचानक से काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अगर हम ग्राफ खींचे करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा भाई। तो ये करंट मिली एम्पियर्स में होते हैं, और मान लो ये वोल्टेज जब तो ये मान लो V0 है, तो V0 की वैल्यू करीबन होती है 0.6 वोल्ट के आसपास। तो जब तक V की वैल्यू V0 से कम है तब तक तो करंट कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जैसे V की वैल्यू V0 को क्रॉस कर जाएगी तो फिर करंट एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ आएगा, एंड दिस ग्राफ इज नोन एज फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक। And this graph is known as forward characteristic. तो जब तक V की वैल्यू V0 से कम है तब तक तो करंट कुछ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही V की वैल्यू V0 से ज़्यादा हो जाएगी तो करंट एकदम से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एज V becomes greater than V0, current increases suddenly. और फिर जो रेजिस्टेंस है PN जंक्शन का वो काफ़ी कम हो जाएगा। सो इन फॉरवर्ड बायसिंग resistance of PN junction is very small. और जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि V की वैल्यू V0 से ज़्यादा ही रहनी चाहिए। तो सेटिंग इस तरह से करते हैं कि V इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V0, और अगर V की वैल्यू V0 से ज़्यादा रहेगी हमेशा तो फिर उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो देखो जब ये होल्स when the junction is under forward biased, then holes diffuse from P to N side। और मान लो अगर होल डिफ्यूज होकर यहाँ पे आते हैं तो होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम N to P साइड। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज होकर यहाँ पे आते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स हेयर आर माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये जो प्रोसेस होती है अभी कि डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम P to N साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N to P साइड, तो इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। द डिफ्यूजन ऑफ holes from P to N side and electrons from N to P side
under forward biasing. Under forward biasing is known as minority carrier injection, क्योंकि होल्स उस तरफ जाके माइनॉरिटी कैरियर हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरफ आके माइनॉरिटी कैरियर हो जाते हैं, इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो देखो, जब होल्स पी से एन की तरफ आएंगे डिफ्यूज होके, तो यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एकदम से, और ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एकदम से। अब क्योंकि यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है यहाँ के मुकाबले, तो फिर इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होल्स फिर आगे डिफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है भी। और ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से टू द अदर पार्ट्स ऑफ जंक्शन दे विल डिफ्यूज। ठीक है भी। तो अब इस तरह से इसमें एक फॉरवर्ड करंट या डिफ्यूजन करंट चल पड़ेगा जो कि इस तरफ होगा। ठीक है। इसमें ड्रिफ्ट करंट भी हो सकता है, लेकिन ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू काफ़ी कम होगी, तो मेनली यहाँ पे डिफ्यूजन करंट ही फ्लो करेगा। And resistance of junction becomes very small under forward biasing. अच्छा, ये जो वोल्टेज होती है V नॉट, इसकी वैल्यू जो होती है ये करीबन 0.2 वोल्ट होती है जर्मेनियम के लिए, एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। हमने इसको अप्रोक्सीमेटली 0.6 वोल्ट ले लिया था, तो उसके आसपास ही है। एंड दिस वोल्टेज इज आल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, या फिर उसको हम नी वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर करंट एकदम से बढ़ जाता है। सो दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग। इसके बाद नेक्स्ट है भी रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग क्या होती है? तो अभी रिवर्स बाइसिंग में हम एन साइड को कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव साइड से, और पी को कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव साइड से। और यहाँ पे भी जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट मोस्टली ड्रॉप्स अक्रॉस दी डिप्लीशन लेयर। अब यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है भी वो बैरियर वोल्टेज को सपोर्ट कर रही है। तो अप्लाइड वोल्टेज सपोर्ट्स बैरियर वोल्टेज। तो फिर जो इफेक्टिव वोल्टेज है, इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज, तो वो हो जाएगी V नॉट प्लस V। और बैरियर वोल्टेज बढ़ जाएगी तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस भी बढ़ जाएगी, एंड द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड अवे फ्रॉम जंक्शन। क्योंकि जब ये नेगेटिव जो ये पोटेंशियल है ये होल्स को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, इन्हें जंक्शन से अवे अट्रैक्ट करेगा,
और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा. So majority carriers will be pulled away from junction. Majority carriers will be pulled away from junction. So this increases thickness of depletion layer और जो जंक्शन फील्ड है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा अभी. And E also becomes strong. और जो डिप्लीशन लेयर है भी वो डिफ्यूजन करंट को अपोज करती है, तो फिर डिफ्यूजन करंट और भी कम हो जाएगा और वो ना के बराबर हो जाएगा. And diffusion current decreases and becomes almost zero. तो जैसे जैसे V बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा और कुछ टाइम बाद डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा. लेकिन जो ड्रिफ्ट करंट है भी जो पीछे की तरफ होते हैं, तो डिप्लीशन लेयर ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट करती है और डिफ्यूजन करंट को अपोज करती है. अब क्योंकि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ गई है तो डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज द ड्रिफ्ट करंट. तो नाउ I ड्रिफ्ट विल इंक्रीज, या जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज कर जाएगा. लेकिन जो ड्रिफ्ट करंट है भी इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस बट स्टिल रिमेन्स वेरी स्मॉल. उसका रीज़न ये है कि जो ड्रिफ्ट करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से है और माइनॉरिटी कैरियर की अमाउंट काफ़ी कम है, तो इस करके ड्रिफ्ट करंट पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज बिकॉज ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू minority carriers. तो शुरू में तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा एज वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, बट फिर कुछ टाइम बाद जो ड्रिफ्ट करंट है वो वोल्टेज के इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रिफ्ट करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से है, तो वोल्टेज बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इनिशियली ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस but becomes independent of V at some point. As V increases. तो अगर हम ग्राफ खींचें भी रिवर्स करंट और अप्लाइड वोल्टेज में, तो उसमें हम ग्राफ इस तरह से लेंगे. तो इसमें वोल्टेज और करंट दोनों को नेगेटिव लेंगे, तो ये रिवर्स करंट है
या ड्रिफ्ट करंट है, ये माइक्रो एम्पियर्स में होगा। तो डिफ्यूजन करंट जैसे मिली एम्पियर में था फॉरवर्ड करंट, लेकिन ये करंट माइक्रो एम्पियर्स में होगा, क्योंकि ये करंट माइनॉरिटी कैरियर की वजह से है, तो इसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी। और हम अप्लाइड वोल्टेज उल्टी तरफ ले रहे हैं, और यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज होगी लाइक 10 वोल्ट 20 वोल्ट, इस तरह से होगी। तो शुरू शुरू में तो करंट ये थोड़ा बढ़ेगा पहले, जैसे वी इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ये करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, तो इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ वी, तो ऐसे हो जाएगा। तो फाइनली करंट इतना हो जाएगा मैक्सिमम से आई नॉट। तो आई नॉट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और इसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर्स में होती है। उसके बाद अगर वोल्टेज हम बढ़ाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो फिर आई नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई नॉट विल रिमेन कांस्टेंट। तो भी काफ़ी कम करंट फ्लो कर रहा है रिवर्स बायस में, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इन रिवर्स बायसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन इज वेरी लार्ज, and this graph is known as reverse characteristic. Reverse characteristic. And when reverse biased, the resistance of junction becomes very large. तो ये आपने देखा कि जब जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तो उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है और उसमें करंट आसानी से फ्लो कर सकते हैं, लेकिन जब जंक्शन रिवर्स बायस्ड है तो उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसमें से करंट आसानी से फ्लो नहीं करता। So this junction allows the flow of current freely in one direction, but opposes the flow of current in opposite direction. So the junction allows to flow the current in one direction, यानी P से N की तरफ। तो P से N की तरफ तो ये करंट को फ्लो करने देता है, बट opposes the flow of current in opposite direction, यानी N to P डायरेक्शन। तो एक तरफ तो करंट को ही जाने देता है और दूसरी तरफ करंट को ही रोक लेता है। तो भाई ऐसी डिवाइस जो एक तरफ तो करंट को जाने दे बट दूसरी तरफ करंट को अपोज कर ले, तो उसको बोलते हैं डायोड। सो सच ए डिवाइस which allows to flow current in one direction but opposes current in other direction, but opposes the current
in opposite direction, so that device is known as diode. तो भी ऐसी डिवाइस को बोलते हैं डायोड. And we can say that PN junction acts as a diode. And PN junction acts as a diode. Now, before the discovery of the semiconductors, तो पहले ये डायोड के तौर पे वैक्यूम ट्यूब्स होती थी. वैक्यूम ट्यूब्स जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस करी थी, जो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में. सो दैट वाज काइंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब. तो उसमें भी करंट एक ही तरफ फ्लो कर सकता था. तो डायोड में जो करंट अभी वो एक ही तरफ फ्लो कर सकता है. ठीक है. और भी डायोड का सिंबल ये होता है. And this is symbol for diode. And direction of arrow indicates the direction in which current can flow. और अगर ये PN जंक्शन है तो इस तरफ P साइड होगी और इस तरफ N साइड होगी, क्योंकि इसमें P से N की तरफ करंट फ्लो कर सकते हैं, बट N से P की तरफ करंट फ्लो नहीं करता. तो फिर जो डायोड होता है भी, उसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफ़ी कम होता है और रिवर्स डायरेक्शन में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. बट फॉर एन आइडियल डायोड, the resistance in forward direction, तो फॉरवर्ड का मतलब है P से N की तरफ. The resistance in forward direction is 0 and in backward direction यानी N से P की तरफ, and in backward direction is infinite. तो अभी आगे से हम ये मान के चलेंगे कि अगर PN जंक्शन डायोड का काम कर रहे हैं या कोई भी डायोड है तो उसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में इनफाइनाइट होगा, अगर वो आइडियल डायोड है तो. ठीक है. सो PN जंक्शन एक्ट्स एज ए डायोड. अगर हम इन दोनों ग्राफ को मिला दें भी, जो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है और जो रिवर्स करेक्टरिस्टिक है, तो हमने भी दोनों ग्राफ्स को कंबाइन कर दिया. तो यहाँ पे वोल्टेज जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 1 वोल्ट ऐसी होती है, और यहाँ पे वोल्टेज 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट इस तरह से होती है. और यहाँ पे करंट मिली एम्पियर्स में और यहाँ पे करंट माइक्रो एम्पियर्स में. सो दिस ओवरऑल ग्राफ इज नोन एज डायोड करेक्टरिस्टिक. डायोड करेक्टरिस्टिक. और इसमें जो भी करंट का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला फॉर करंट, that is I equal to I naught into e की पावर EV upon KT -1. ये फार्मूला दोनों के लिए भी, फॉरवर्ड करंट के लिए भी और रिवर्स करंट के लिए भी. फॉरवर्ड करंट में भी पॉजिटिव हो जाएगा
For forward current, V is positive, and for reverse current V is negative. तो V की वैल्यू नेगेटिव में पुट करोगे. For reverse current तो V को पुट करोगे नेगेटिव में. तो इस फार्मूले से दोनों करंट आ जाएंगे. ठीक है. इसके बाद अभी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड या रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन. तो यहाँ पे हम दो तरह का रेजिस्टेंस लेते हैं अभी. एक तो होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस, और एक होता है भी डायनामिक रेजिस्टेंस. तो स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? मान लो जैसे किसी वोल्टेज V पे करंट आई है, मान लो किसी वोल्टेज V पे कोई करंट आई है, तो V अपॉन आई हो जाएगा स्टैटिक रेजिस्टेंस, तो नॉर्मली हम लिखते हैं V अपॉन आई. और जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है भी, ये हो जाता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट. मान लो हमने वोल्टेज हल्की सी बढ़ा दी, डेल्टा V वोल्टेज बढ़ा दी हमने, तो दिस इज डेल्टा V, और इसकी वजह से करंट में चेंज आया डेल्टा आई. तो फिर चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, सो दैट इज नोन एज डायनामिक रेजिस्टेंस. ठीक है. तो ये हमारा हो गया अभी सेमीकंडक्टर डायोड. तो ये आप सारा यहाँ से पढ़ लेना यहाँ तक. ये इसका ग्राफ हो गया अभी. और एक एग्जांपल 14.4, तो गो थ्रू दिस एग्जांपल आल्सो. इसके बाद आता है भी एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, यानी एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड. तो जो पीएन जंक्शन है इसको हम जंक्शन डायोड भी कह सकते हैं. तो अभी एप्लीकेशंस ऑफ जंक्शन डायोड. तो इसके जो कुछ एप्लीकेशंस है वो जो हमें दिए हुए हैं बुक के एनसीईआरटी के अंदर. तो फर्स्ट है इसका रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी. तो विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी. क्योंकि जो डायोड है भी उसमें करंट एक ही तरफ फ्लो कर सकता है, और डीसी में भी करंट एक ही तरफ फ्लो करता है. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ डायोड कि भाई वो एक ही तरफ करंट अलाउ करते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू मेक रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी. सेकंड है भी जीनर डायोड. तो ये जीनर डायोड क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड
to obtain uniform voltage supply. To obtain uniform voltage supply. तो ये जीनर डायोड क्या होता है देखो. When we discussed the reverse biasing, तो हमने कहा कि भाई वोल्टेज जितना मर्जी बढ़ाते जाओ तो करंट में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है. अभी अगर हमने वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर यहाँ पे जंक्शन फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो फिर टूटने शुरू हो जाएंगे और फिर एकदम से काफ़ी सारे बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे और काफ़ी सारे होल इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो जिससे फिर जो रिवर्स करंट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा. तो जिस वोल्टेज पर ये होगा उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज. तो मान लो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है या इसको जीनर वोल्टेज भी कह सकते हैं. तो अगर वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा हमने अप्लाई कर दी तो डायोड का ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर एकदम से करंट काफ़ी बढ़ जाएगा, तो फिर ग्राफ ऐसे हो जाते हैं भी. तो करंट एकदम से बढ़ जाते हैं भी. ठीक है भी, अगर वोल्टेज हमने एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दी तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और जिस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन होगा उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज. और उसके बाद फिर करंट रिवर्स डायरेक्शन में अचानक से काफ़ी बढ़ जाता है. तो ब्रेक डाउन होने के बाद हमें जो डायोड मिलेगा उसको बोलते हैं जीनर डायोड. सो द डायोड ऑब्टेन्ड आफ्टर breakdown is known as Zener diode. और इसमें ग्राफ फिर ऐसे हो जाता है अभी. मान लो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इज आल्सो नोन एज जीनर वोल्टेज. यानी वी बी आर ब्रेकडाउन वोल्टेज और वी जेड जीनर वोल्टेज, तो दोनों एक ही बात है. तो ब्रेकडाउन होने के बाद आप देख सकते हो कि करंट अचानक से बढ़ जाता है बट वोल्टेज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम. तो आफ्टर ब्रेकडाउन voltage across diode almost becomes constant. Voltage across a diode almost becomes constant. तो फिर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है, तो फिर ये जो प्रॉपर्टी है तो ये हम यूज़ कर सकते हैं टू ऑब्टेन कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई और यूनिफॉर्म वोल्टेज सप्लाई. ठीक है भी, you can say constant voltage supply, that will be better word. जैसे कई बार हमारे घरों में जो लाइट आती है तो फ्लक्चुएट करती है काफ़ी, वोल्टेज कम ज़्यादा होती है, तो उसको वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए हम स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं.
तो स्टेबलाइजर बेसिकली वोल्टेज को स्टेबल करते हैं, यानी जो फ्लक्चुएशन है उसको कम करते हैं। तो वही काम ये जीनर डायोड करेगा कि जो अगर वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन है तो उसको कम करेगा और वोल्टेज को कांस्टेंट करने की कोशिश करता है ये। सो विद दिस डिवाइस वी कैन ऑब्टेन कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। सो दिस इज नोन एज जीनर डायोड। तो फर्स्ट एप्लीकेशन रेक्टिफायर हो गया भी, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका डिटेल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सेकंड हो गया जीनर डायोड। इसका सिंबल ये होता है भी जीनर डायोड का। इस तरह से भी। सो दिस इज सिंबल फॉर जीनर डायोड। और एक ग्राफ हो गया इसका। एंड जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यानी वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए। अच्छा, भी ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि डायोड डैमेज हो गया है। तो डैमेज तब होता है डायोड जब करंट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए। तो करंट अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो गया तो फिर उससे हीट जनरेट होगी और उस हीट की वजह से वो डायोड जो है वो बर्न हो सकता है भी। तो ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि डायोड डैमेज हो गया। और डैमेज तब होगा जब करंट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा और फिर एक्सेसिव हीट की वजह से वो बर्न हो सकते हैं। और जो ये मतलब करंट ज़्यादा वाला केस, ये फॉरवर्ड बायसिंग में भी हो सकते हैं। अगर फॉरवर्ड बायसिंग में भी हम वोल्टेज ज़्यादा लगा दें और करंट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो भी डायोड डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। तो डायोड डैमेज कब होगा भी? जब करंट उसमें, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो चाहे वो रिवर्स डायरेक्शन हो, तो करंट उसमें अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो तभी वो डैमेज होगा, अदरवाइज नहीं। So diode damage is only if current either in forward or reverse direction increases beyond certain value. इसके बाद भी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। इसमें तीन चीज़ें आती हैं: फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड एंड सोलर सेल्स। तो फोटो डायोड का काम होता है भी टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स। और ये लाइट को करंट में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट्स लाइट इनटू करंट। Photodiode converts light into current. सेकेंड है भी लाइट इमिटिंग डायोड। ये उल्टा करता है भी है कि ये करंट को लाइट में कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट। और सोलर सेल, ये भी लाइट को करंट में कन्वर्ट करता है, बट इन दोनों का पर्पस अलग अलग होता है भी। फोटो डायोड का पर्पस होता है केवल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल समवेयर। और सोलर सेल में हमने जो लाइट एनर्जी है उसका यूज़ करके वी हैव टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटो डायोड में हमारा जो पर्पज है दैट इज नॉट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वी वांट टू डिटेक्ट ओनली ऑप्टिकल सिग्नल। बट हेयर इन थर्ड केस आवर पर्पज इज टू डिटेक्ट इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे अगली वीडियोस में। तो फिर ये पांच चीज़ें हो जाएंगी भी: रेक्टिफायर, जीनर डायोड, फोटो डायोड, थर्ड इज फोटो डायोड,
which converts light into current. Fourth is LED, light emitting diode. And fifth is solar cells. तो इनके बारे में हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. ओके.